एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम को अपने रुड़की दौरे पर जाएंगे और आपको बता दें कि सीएम वहां पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा से मुलाकात करेंगे। साथ ही देर शाम आईआईटी कॉलेज रुड़की के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। एक कार्यक्रम में भी वो प्रतिभाग करेंगे। तो वहीं सीएम ने सुबह मुख्यमंत्री आवास में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित ऐप का लोकार्पण किया था और वो मुख्यमंत्री सचिवालय भी पहुंचे थे। उधर बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लगातार आसमान तो छूते जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो रही है। दरअसल हरिद्वार में पेट्रोल का दाम 100 के पार हो गया है, जिसका असर आम जनता की जेब पर साफ दिखने लगा है। बता दें कि तेल की कीमतों के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के दाम भी बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से आम जनता का जो बजट है वो बिगड़ता ही चला जा रहा है। कई लोग तेल के बढ़ते दामों पर मौजूदा सरकार से नाराज दिख रहे हैं। तो वहीं विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और साथ ही आम जनता का कहना है कि केंद्र सरकार देश के लिए अनेक अच्छे काम कर रही है, लेकिन उनको देश में प्रतिदिन बढ़ती महंगाई पर भी ध्यान देना चाहिए। विपक्षी पार्टियों ने यहां पर सवाल उठाए हैं और जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता के जो पहिए हैं गाड़ियों के वो रुक रहे हैं। पहियों की रफ्तार धीमी हो रही है। लोग बहुत ही सोच समझकर दफ्तर जाने के लिए भी पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम देखिए अब फिर से बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव के दरमियान कुछ राहत मिली, लेकिन जैसे ही चुनाव की समाप्ति हुई और पेट्रोल डीजल के दाम देखे 100 के पार पहुंच चुके हैं और जितनी भी मूलभूत वस्तुएं हैं वो भी महंगी होती जा रही है, यानी कि महंगाई अपने चरम पर है। और इसको लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है पार्टी की ओर से। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को उसकी आवश्यकता पड़ती है, और क्योंकि हर किसी का आना जाना रहता है, कोई किराए से जाता है, कोई मतलब कि कहीं बस में जा रहा है, कोई पेट्रोल मतलब ये जो स्कूटी है, बाइक है, मतलब कि वाहन तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब आम व्यक्ति के बजट से बिल्कुल बाहर जा रहा है। और मतलब कि पेट्रोल ही नहीं, यहाँ तक कि जितना ये जो गैस में जो वृद्धि हो रही है, अब देखिए कि गैस के जो कीमतें बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, इससे मतलब कि जो आम आदमी जो मतलब कि गैस पर इतना डिपेंडेंट हो चुका है अब बिल्कुल खाना बनाने के लिए, अब वो कैसे अपना गुजारा करेगा। मतलब कि जितना आप खाने के लिए नहीं, मतलब खाने के लिए जितना हम मतलब कि खर्चा कर रहे हैं, उतना ही अब बनाने के लिए भी खर्चा करना पड़ रहा है। अभी कहा ना कि ट्रांसपोर्टेशन है, तो जो भी जब आएगी मतलब कि जब पेट्रोल पर ही मतलब कि पर ही सब डिपेंड है, तो मतलब सब्जियों के दाम तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही रहे हैं। तो महंगाई मतलब थोड़ा कम होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो सरकार से क्या मांग? बस सरकार से यही मांग करते हैं कि थोड़ा सा आम जनता, जैसे भाई सरकार वैसे बहुत कुछ कर रही है और देश के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा महंगाई की तरफ उनका ध्यान देना जरूरी है। पड़ रहा है जी, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पेट्रोल के दाम बढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशान है जी। रोज़ बाइक चला रहे हैं, 100 रुपये का डलवाना, शाम तक खत्म है। बिल्कुल बहुत परेशान है पेट्रोल की वजह से। तो जिस तरह से पेट्रोल नहीं, आम जनता क्या, महंगाई कम होनी चाहिए। बताओ आम जनता क्या करेगी इतनी महंगाई में? अपना खाने खर्चा पूरा नहीं पड़ जाए उनका, बताओ कहाँ तक करेंगे वो। सरकार तो चाहता है महंगाई कम हो। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि हर जैसा कि हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महंगाई तो अपने चरम पर है और जैसा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। तो मथुरा दत्त जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार ने हर हमेशा गरीब की पेट में लात मारने का काम किया है, गरीब को की जेब में डाका डालने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने हर हमेशा गरीब की आवाज बनने का काम किया, चाहे शुरू से, जब से कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ है 1845 से लेकर आज तक कांग्रेस ने हर हमेशा छोटे वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, गरीब के लिए
काम किया, उसके हित में काम किया, तमाम देश में नीतियां भी लेकिन ऐसी ठीक है, बनाई हैं। बिल्कुल आपकी लेकिन बात जो कहना लोग- ठीक है जो मथुरा लोग- दत्त जो- जोशी जो जी, लोग- लेकिन जो- जब से जरा- आपको भी जरा पूरी- मेरी बात पूरी- सुनिएगा, पूरी- मेरी बात सुनिएगा। बिल्कुल, जैसे हालात आप देख पा रहे हैं कि यूक्रेन रूस के बीच जब से युद्ध छिड़ा, और ये चर्चा भी तभी से होना शुरू हो गई थी कि क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो जाएगा, और जाहिर तौर पर जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल के दाम अपने आप बढ़ेंगे। तो आपने ये देखा, और बखूबी यही हालात इस समय बने हुए हैं। देखिए, अच्छे दिन के वायदे के साथ ये सरकार आएगी। हम्म, बहुत हुई महंगाई के मार अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था 2014 से लेकर 2021 तक तो कोई यूक्रेन का युद्ध नहीं था ना, हम्म, कहीं देश में खाड़ी में भी युद्ध नहीं था। हम्म, 2014 से लेकर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और यही सरकार थी जिसने पेट्रोल कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए फ्री हैंड दिया, उनको अधिकार दे दिया कि आप रोज दाम बढ़ा सकते हैं। तो अभी भी रोज दाम बढ़ रहे हैं। तो ये सरकार इसका जवाब तो इनको देना चाहिए ना, जो लोग कहते थे अच्छे दिन की सरकार है, हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। बहुत ही महंगाई की मार आप देख लीजिए, जो 56 रुपए का डीजल पेट्रोल था आज 110 तक पहुंच गया, जो 399 410 तक का रसोई गैस का सिलेंडर था आज 1100 1000 पार पहुंच गया है। ये तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, जनता भी उसको चाह रही है और ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जनता की, अगर जनता को महंगाई पसंद है तो उसमें, लेकिन हम जनता के अधिकारों की लड़ाई हमने लड़ी है, और हम हर हमेशा इस बात को सरकार के संज्ञान में लाएंगे। लेकिन आज से नहीं, देखिए आपने जब पहले की भी बातें गिनाई है, तब भी ईंधन की कीमत में, चाहे वो तेल की कीमत में जो तेजी से उछाल आता है, उसके लिए सरकार लगातार दूसरे देशों की ऊंची कीमत का हवाला दे देती है। जी, इसके लिए आप क्या कहना? तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब अचानक से ईंधन और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और जाहिर तौर पर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो किसी भी आम जनता की जो सैलरी होती है उसकी चौथाई हिस्सा तो पेट्रोल डीजल में ही चला जाता है। तो ऐसे में आम जनता तो त्रस्त आ ही चुकी है, और बार बार जब सवाल किया जाता है, जब जनता आवाज बुलंद करती है या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल उठाती है, तो कह दिया जाता है साफ तौर पर कि बाहरी देशों में जिस तरह से कीमत में उछाल आ रहा है, कच्चे तेल की कीमत में उछाल आ रहा है और ईंधन की कीमत में तेजी आ रही है तमाम देशों में, इसी वजह से भारत में भी यही हालात बने हुए हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार दौरे पर रहे, और जहां उन्होंने देखा गया कि रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य दिवस पर सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मुरारी बापू की रामकथा सुनी, रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया।
विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी सभी स्वस्थ रहें और उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार दृढ़ और सुदृढ़ करने के लिए लगातार कृत संकल्पित हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी हों, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज 4 मोबाइल वैनें भी यहाँ से रवाना की गई हैं। रुड़की में डायलिसिस सेंटर, हरिद्वार के अंदर अभी जो जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, उसका निर्माण कार्य भी जल्दी पूरा हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अनेकों ऐसे कार्य कर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, उन सभी का भी मैं साधुवाद करता हूँ। सीएम साहब, चारधाम यात्रा क्या हरिद्वार से शुरू करेंगे इस बार, क्योंकि तैयारी चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हैं और उसके लिए लगातार मेरे स्तर से भी लगातार बैठकें की जा रही हैं। कहीं पर कोई कमी न हो, आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिले, उसके लिए हमने पूरी बृहद स्तर पर बैठक की है और आगे भी अभी कर। सीएम धामी भगवान के प्रति हमेशा ही अपनी आस्था भाव को बरकरार रखते हैं और इसी आस्था को जिंदा रखने के लिए सीएम कल रविशंकर द्वारा करवाए गए सौंदर्यीकरण के कार्यों को लोकार्पित करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि महामारी के कारण हर की पौड़ी पर हुए सौंदर्यीकरण के कार्य का लोकार्पण होने में विलंब हुआ है, लेकिन फिर भी एक शानदार काम यहां पर दर्शन करने वालों के लिए रविशंकर के प्रयासों से हुआ है। मैं उनका उत्तराखंड वासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक प्रेरणा दिखाई। सब मिल करके बहुत अच्छा हुआ है ये काम, और ऐसे और काम होता रहेगा। देखिए एलईडी जो लगी है सोनी, तो उनका अपना वो है, उसमें माहिर है, उस चीज़ से इतने लोगों को दूर दूर तक उनको दर्शन होता है, बैठे वहीं हो जाते, तो वो बहुत अच्छा है। और भी ऐसे एलईडी और भी लगा देंगे सोनी वालों, आप सोनी के 4 कर लिए महाराज, 4 हो चुके, और माननीय मुख्यमंत्री जी का वो रहा तो उसको और बढ़ाएंगे, जाएगा दूर दूर से। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने बताया कि महामारी के कारण से उस पर थोड़ा सा लोकार्पण में विलम्ब हुआ है, लेकिन फिर भी चूँकि एक शानदार काम, ये दिव्य काम यहाँ पर दर्शन करने वालों के लिए, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री जी के प्रयासों से हुआ है। मैं उनका बहुत समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक हमको प्रेरणा भी दिखाई है और सभी लोगों के लिए, क्योंकि उनके प्रयासों से, उनके जागरण से, उनके आगे आने से जो इस प्रकार का काम हुआ है वो आगे भी चलेगा। और निश्चित रूप से जैसे अभी सोनी वालों ने, अन्य वालों ने अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो सब लोग आ रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि जो भी हमारे यहाँ पर, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चलती रहे, और हमारा जो प्रदेश है वो एक अलग प्रकार का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, देवभूमि है, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। और पूरे उत्तराखंड के अंदर हर परिवार से कोई ना कोई सेना के अंदर काम करता है। कोई किसी का बेटा है, बेटी है, चाचा है, पिता है, मामा है, भांजे हैं, हर परिवार से काम करते हैं। उसको देखकर हम लोगों ने एक नया काम, नई सरकार के गठन होते ही हमने शुरू किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमने पहली सरकार की जो पहली हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है, और जल्दी हमारा ड्राफ्ट बनाने वाली हम कमेटी का गठन करेंगे और उत्तराखंड के अंदर उसको हम लागू करेंगे। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अन्य प्रदेश भी उस कानून को अपने यहाँ लागू करें, क्योंकि हमारा प्रदेश दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ प्रदेश है और अपने आप में देवभूमि है, तो सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए।
उसको भी हम जो है माँ गंगा के इस पावन तट पर मैं आप सबके समक्ष श्री संत की उपस्थिति में कह रहा हूँ। तो ऐसे अनेकों कार्य हम लोग कर रहे हैं और जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे आज सड़कों का क्षेत्र हो, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे हरिद्वार से दिल्ली जाना हो या हरिद्वार से हमको काशीपुर की तरफ जाना हो या किसी भी क्षेत्र में जाना हो, देहरादून जाना हो, पहले की तुलना में अब सड़कों का आवागमन बहुत आसान हो गया है। आने वाले समय में और आसान होने वाला है। चाहे चारधाम जाने वाला, चाहे आज भगवान केदारनाथ जी का चाहे पुनर्निर्माण का कार्य हो या भगवान बद्रीनाथ जी के पुनर्निर्माण का कार्य भी 250 करोड़ रुपए की जो राशि है उसके टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वो निर्माण कार्य भी हमारा चल रहा है हमारे सामने। उधर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। बता दें कि इस दौरान दोनों के बीच सदन संचालन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और साथ ही भेंट वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष को केदारनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। तो वहीं ओम बिरला ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उत्तराखंड में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूरी को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष से सदन के संचालन और संसदीय कार्रवाई संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत भी की। तो वहीं दोनों के बीच 9 अप्रैल से गुवाहाटी में आयोजित हो रहे सीपीए कार्यकारी समिति की बैठक एवं सीपीए इंडिया रीजन सम्मेलन में संबंधित विषय पर भी लंबी बातचीत हुई। दोनों के बीच एक तरफ उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। विषयों पर लंबी वार्ता हुई है। उधर लालकुआ में गांधीनगर प्रथम की झोपड़ी में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि आग लगने से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस चौकी के अधिकारियों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी इस घटना के बारे में और ग्रामीणों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। लेकिन सूचना मिलने के बाद भी दमकल विभाग वहां पर नहीं पहुंचा समय पर और बड़ी मुश्किल से गांव के लोगों ने खुद ही पानी डालकर किसी तरह से आग पर काबू पाया और परिवार के लोगों को बचा पाए। उधर दून मेडिकल कॉलेज के बाद अब देहरादून के सीएमओ कार्यालय से 88 कर्मियों को निकाल दिया गया है। ये सभी कर्मचारी कोरोना काल के वक्त पीआरडी के माध्यम से रखे गए थे। कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद कोरोना टीकाकरण और सैंपलिंग वाहन संचालन के साथ ही कई अन्य व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। साथ ही कोरोना काल के दौरान इन कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है। इसके बावजूद उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। तो वहीं देहरादून सीएमओ मनोज उप्रेती ने कहा कि पीआरडी कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने के बाद कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उधर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने निरंजपुर स्थित कृषि उत्पादन मंडी का औचक निरीक्षण किया। मंडी परिसर में गंदगी का अंबार देखकर मंत्री जोशी काफी ज्यादा नाराज नजर आए और उन्होंने परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देश देते हुए 15 दिनों के बाद साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेने की बात कही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य की कृषि उत्पादन मंडियों में बेहतर कृषक सुविधाओं के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि मंडियों में मानव संसाधन की कमी के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं को बहुत जल्द ठीक किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मंडियों में रिक्त पड़े तकरीबन 156 पदों के सापेक्ष भर्ती हेतु जल्द से जल्द अधियाचन प्रदर्शित किया जाए। देख के तो मेरा तो सोच रहा हूँ कि ये लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं, इतनी गंदगी यहाँ पर है। मैंने मास्क लगाया था, उसका उससे खाली होया जा रहा था, तो बेचारे जो लोग यहाँ पर अपना सामान बेचने आते होंगे या सब्जी वाले सामान लेते होंगे जोड़ते होंगे। इसलिए मैंने इनको निश्चित किया कि 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे। मैंने कहा 10 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन। 15 दिन के बाद मैं जब आऊँगा तो यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए।
नहीं तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी सीमा तक जाएंगे, क्योंकि हम जब मंडी से लेते हैं तो लोगों को सुविधाएं देना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने आगे सेक्रेटरी को घोषित कर दिया। साथ ही मैंने एक चीज़ देखा कि मैंने इनसे पूछा कि लोगों ने खुले में टॉयलेट वहाँ पर मैंने कई जगह देखा है। उन्होंने बताया कि मात्र 2 टॉयलेट हैं, तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में 2 टॉयलेट पर्याप्त नहीं है। आज आजकल तो टेम्परेरी टॉयलेट हाथों हाथ बन जाते हैं। आप उनकी व्यवस्था करिएगा ताकि, क्योंकि दैनिक क्रिया को कोई रोक नहीं सकता, उसकी मजबूरी हो जाती है। जब बहुत हुआ है तो ट्रक के पीछे ने बताया कि ट्रक के पीछे जाके लोग गंदगी कर देते हैं, तो सारी व्यवस्थाओं को चौक चौबंद करने के लिए मैंने कहा है। दूसरा, इस मंडी को शिफ्ट करने का हमारा प्रोग्राम है, सरकार में इसकी फाइल चल रही है। मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके, क्योंकि ये मंडी 89 में बनी थी, उस समय की आबादी के हिसाब से ये पर्याप्त थी। लेकिन आज डे बाई डे देहरादून फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस मंडी को बाहर शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। और इधर गर्मियों का मौसम शुरू होते उत्तराखंड में वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। यहां बीते 2 दिनों से कीर्तिनगर, हिंदोला खाल, बड़ियागढ़ और सेंद्री में आग लगने के कारण कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई है। तो वहीं इस वनाग्नि के कारण पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अब वनों की आग कीर्तिनगर में रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है। तस्वीरें भी हैं आपके सामने। और ऐसे में आग की चपेट में इलाकों में लगे फलदार पेड़ भी आ गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे आग लग रही है कि तारकोल गर्म करने के लिए लगाई गई आग की ही जंगलों में फैल रही है। तो वहीं कीर्तिनगर के रेंजर बुद्धि बल्लभ ने बताया कि कीर्तिनगर, हिंदोला खाल और बरियागढ़ में आग लगने की सूचना मिली थी और ऐसे में वनकर्मियों को मौके पर भेजकर वनाग्नि को बुझा दिया गया है। विभाग की टीमें भी तैनात हैं जो वनाग्नि को रोकने का प्रयास करने में लगी हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा जाता है या कुछ ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई भी की जाएगी। और उधर उत्तराखंड में विभिन्न जेलों में बंद 175 कैदियों को जल्द ही रिहा करने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें कि आदेश के अनुसार 175 आजीवन कारावास की सजा से दंडित बंदियों की समय से पहले सजा की माफी की जा रही है। आदेश से साफ है कि इन बंदियों को 50,000 के जुर्माने पर रिहा किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सरकार की तरफ से आजीवन कारावास की सजा से दंडित बंदियों की सजा माफी को लेकर स्थायी नीति 2021 के तहत यह आदेश दिया गया है। इसमें देहरादून जिला कारागार से 23, उधम सिंह नगर जिले के 2 जेलों से 82 कैदी, हरिद्वार से 63, पौड़ी की जेल से 1, चमोली की जेल से 1, उत्तर प्रदेश बरेली की जेल से 2 और उत्तर प्रदेश के ही फतेहगढ़ से 2 कैदियों को छोड़ने के लिए आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा बंदियों की जो है समय पूर्व मुक्ति हेतु नीति बनाई गई है। उसी नीति के तहत जो है इस कारागार के भी जो पात्र बंदी हैं वो आज इस कारागार से मुक्त हो रहे हैं। स्पेशली जिन लोगों ने 16 वर्ष से अधिक की सजा इस कारागार में भुगत ली है, वैसे सिद्धे दोष बंदी आज कारागार से रिहा हो रहे हैं और रिहा होने वाले कुल बंदियों की संख्या 63 है। कौन कौन से कहाँ की बंदी है सर, और क्या क्या तरह की सजा यहाँ पर ये काट रही है? क्या क्या जुल्म किए थे? ये जो सभी बंदी हैं जो वो आजीवन कारावास की उन्हें सजा हुई थी और उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों से वे संबंधित हैं। किस तरह से खुशी देखने को मिल रही है सर? आज बहुत लंबे समय से उनके द्वारा जो है अपनी रिहाई का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने जो है उनकी रिहाई का निर्णय लिया था, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गई थी तो उससे ये प्रभावित हो गई थी। परंतु आज जो है रिहाई आदेश आ गया है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।